हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ माया। आज हम सीजी बुक के साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, स्काई विजन। तो इस चैप्टर पढ़ाने के पहले मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी। हम जिस प्लैनेट रहते हैं वो है अर्थ है। वैसे ही बहुत से प्लैनेट होते हैं जैसे जुपिटर, मार्स, मरकरी हो गया। और प्लैनेट के साथ साथ मेटियोर, मिल्क और भी बहुत कुछ मिल के गैलेक्सी बनाते हैं। और हमारे जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी। वैसी गैलेक्सी बहुत सारे गैलेक्सीज होते हैं। गैलेक्सी मिलके बनाते हैं यूनिवर्स। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। द प्लैनेट ऑन विच विल लिव इज कॉल्ड अर्थ। जिस प्लैनेट में हम रहते हैं वो है अर्थ। डे टाइम में हमें सन दिखाई दे रहा है स्काई में। हमें जानना है कि स्काई में सन के अलावा और भी क्या क्या है, तो उसको नाइट का वेट करना पड़ेगा। उस नाइट में भी क्लाउड ना हो, ठीक। तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि स्काई में बहुत सारे नंबर में स्टार्स हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। कुछ स्टार तो ब्राइट है, कुछ स्टार लेस ब्राइट है, कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो स्टार हमें छोटे दिखाई दे रहे हैं असल में ये बहुत बड़े होते हैं, इवन हमारे अर्थ से भी बड़े होते हैं। सो क्वेश्चन पूछा गया है क्या कारण है कि हमें स्टार छोटे दिखाई देते हैं। तो इसके यहाँ पे एक एक्टिविटी किया गया है। इस एक्टिविटी में प्लेग्राउंड में 2 बॉल को रखा गया है। इसका साइज़ बिल्कुल सेम है, जिसका साइज़ बिल्कुल सेम है। उन दोनों को आपस में 50 to 80 मीटर दूर रखा गया है और उस बॉल से हम 30 मीटर दूर चले जाते हैं, ठीक है। अब हम इस पोजिशन में खड़े होंगे ताकि जो दोनों बॉल है बिल्कुल हमें सेम लाइन पे दिखाई दे, सेम लाइन पे दिखाई दे। तो हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो दूर वाला जो बॉल है वो हमें छोटा दिखाई दे रहा है और जो पास वाला बॉल हमें बड़ा दिखाई दे रहा है। सो इस एक्टिविटी से हमें ये समझ आता है कि जो चीज़ें दूर होती है वो हमें छोटी दिखाई देती है और जो चीज़ें पास होती है वो हमें बड़ी दिखाई देती है। जैसे कि सूरज हमारे अर्थ से पास है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। इफ़ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली you will see some object other than the stars. They do not twinkle like stars. These are planets which like our earth revolve around the sun. अगर हम स्टार को और भी माइंड और ध्यान से देखेंगे स्काई को तो हमें स्टार्स के अलावा और भी ऑब्जेक्ट दिखाई देगी, जैसे कि जो कि स्टार की तरह चमकते नहीं हैं, वो है प्लैनेट चमकते नहीं हैं। जैसे कि हमारा अर्थ हो गया, अर्थ की तरह बहुत से प्लैनेट होते हैं जो हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रोटेट करते हैं। Sometime for a moment, a line of bright light can seen in the sky. Actually, they are burning meteors. कभी कभार हमें स्काई में ब्राइट लाइट आती हुई देखने को मिलता है। असल में उसका हम हिंदी में हम लोग इधर टूटा हुआ तारा कहते हैं। असल में वो बर्निंग मेटियोर्स हैं जो धीरे धीरे जब नीचे आते रहता है तो धीरे जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं। टाइम आता है तो खत्म हो जाता है और गायब हो जाता है। इन दिस वे आवर अर्थ एंड द अदर प्लैनेट, द सन, द मून, मेटियोर्स टुगेदर फॉर्म द मिल्की वे। इस तरह से अर्थ और भी प्लैनेट मिल के, सन, मून, मेटियोर सब मिल के गैलेक्सी बनाते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है। अब हम स्टार्स एंड द स्टार वर्ल्ड पढ़ेंगे। द स्टार्स आर द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट इन द स्काई। स्काई में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सभी में स्टार से ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं, स्टार से ज़्यादा एट्रैक्टिव होते हैं। दिस आर सच ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो उनके पास खुद की लाइट एनर्जी होती है जो हमेशा कंटिन्यूसली वो एमिट करते हैं, छोड़ते जाते हैं, इसी कारण हमेशा चमकते रहते हैं। सन इज़ अ नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। जो सन है हमारे अर्थ से नियरेस्ट स्टार है। सन एक स्टार है जो हमारे अर्थ के सबसे पास है और सन के लाइट के कारण जो बाकी जो स्टार्स होते हैं हमें स्काई में दिखाई नहीं देते। रहने के लिए बाकी स्टार्स भी हैं लेकिन सूरज की रोशनी के कारण बाकी स्टार हमें दिखाई नहीं देते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्स आर सो फार अवे दैट इट टेक्स लैक्स ऑफ ईयर फॉर देयर लाइट टू रीच अर्थ। कुछ स्टार तो बहुत दूर होते हैं जिससे उनकी लाइट हमारे अर्थ पहुँचने के लिए लाख ईयर लग जाते हैं। मतलब वहाँ से लाइट हमारे अर्थ तक पहुँचेगी उसके लिए उसको लाख ईयर लगेंगी। डिस्टेंस, स्टार की डिस्टेंस को लाइट ईयर से मेज़र करते हैं। मतलब स्टार हमसे जितने अर्थ से दूर है उस डिस्टेंस को हम लाइट ईयर से मेज़र करते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर एट ए स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज़ नोन एज अ 1 लाइट ईयर। सो लाइट, स्टार्स जो लाइट होती है ये हम 1 ईयर में
3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से डिस्टेंस ट्रैवल करता है। इसकी स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड एक साल में। इसको हम 1 लाइट ईयर कहते हैं। देयरफॉर लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, इसीलिए लाइट ईयर क्या है, डिस्टेंस की यूनिट है। इट इक्वल्स टू 365 मतलब डेज होते हैं, 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, इंटू 1 डे में 24 आवर होते हैं, 24 इंटू मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई किया, इंटू साथ में उसका स्पीड पर सेकेंड, उसकी स्पीड होती है 3,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो जो हमें आंसर मिलता है वो आता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आता है। सबको सॉल्व करने से आंसर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आता है, मतलब कि 1 लाइट ईयर मीन्स 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। सो द सन इज अबाउट 15 करोड़ किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सो अर्थ हमारे अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और इससे सन से जो सूरज की जो रोशनी हमारे अर्थ तक 8.3 मिनट में पहुंचती है। सन से लाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8.3 मिनट लगते हैं, इसीलिए सन को हम 8.3 लाइट मिनट अवे कहते हैं, क्योंकि ये 8.3 मिनट में हमारे अर्थ तक पहुँचते लाइट, इसीलिए इसको हम 8.3 लाइट मिनट कहते हैं। 8.3 लाइट मिनट, ये हमसे हमारे अर्थ से 8.3 लाइट मिनट दूर है। आफ्टर सन द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज अल्फा सेंचुरी। तो सन सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे पास होता है अर्थ के स्टार, उसके बाद जो स्टार होता है वो है अल्फा सेंचुरी, उसका अल्फा सेंचुरी होता है, जिससे लाइट ये क्या है जो कि 4.3 लाइट ईयर अवे है। 4.3 लाइट ईयर अवे मतलब कि इससे लाइट हमारे अर्थ तक 4.3 ईयर में पहुंचेगी। 4.3 ईयर में इसकी जो लाइट है हमारे अर्थ तक पहुंचेगी, इसी इसको बोलते हैं 4.3 लाइट ईयर अवे। द ब्राइटेस्ट स्टार सीरियस इज अबाउट 8.7 लाइट ईयर अवे। और फिर ब्राइटेस्ट स्टार होता है सीरियस। सीरियस एक ब्राइटेस्ट स्टार है जो कि हमारे अर्थ से 8.7 लाइट ईयर अवे है। 8.7 लाइट ईयर अवे मीन्स इसकी लाइट हमारे अर्थ तक 8.7 ईयर में पहुंचेगी, 8.7 ईयर तक पहुंचेगी। वी कैन सी काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई। हम स्काई में काउंटलेस स्टार देख सकते हैं, बहुत सारे अनगिनत स्टार देख सकते हैं। इफ़ यू लुक केयरफुली यू कुड सी अ बैंड ऑफ स्टार्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इट इज़ अ मिल्की वे। तो जितना भी नॉर्थ से साउथ स्टार देखो सब क्या मिल्की वे है, वो मिल्की वे है। There are some such constellation of stars or galaxies in the universe. Our Milky Way is one among the lakhs of galaxies present in the universe. Our solar system is situated in this Milky Way. So हमारे यूनिवर्स से बहुत सारे कॉन्स्टलेशन होते हैं। कॉन्स्टलेशन होता है स्टार के ग्रुप को बोलते हैं, स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं कॉन्स्टलेशन। या फिर गैलेक्सी पाई जाती है, वो मिलकर बनाते हैं, उसी को बोलते हैं गैलेक्सी। और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सी होते हैं, लैक्स गैलेक्सी पाए जाते हैं, लाखों में गैलेक्सी पाए जाते हैं यूनिवर्स में। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में होता है, मिल्की वे गैलेक्सी में प्रेजेंट है। तो सन एज वेल ऑल द स्टार आर रिवॉल्विंग विद अ ग्रेट स्पीड अराउंड वन और अदर हेवनली बॉडी। बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार। सो सन के साथ साथ और भी स्टार होते हैं जो दूसरे हेवनली बॉडी के अराउंड रोटेट करते हैं, जैसे कि प्लैनेट भी हेवनली बॉडी हो गया, स्टार भी हेवनली बॉडी है जो हमें पाए जाते हैं, जो स्काई में पाए जाते हैं। ठीक, एक दूसरे के अराउंड ये रोटेट करते हैं, हमारा अर्थ सन के अराउंड रोटेट करता है वैसे ही। क्योंकि स्टार्स बहुत ज़्यादा दूर होते हैं हमसे, इसीलिए इसके चेंजेस, स्टार के चेंजेस क्या क्या बदलाव, क्या क्या डिफरेंस, ये हम पता लगा नहीं सकते। सो नेक्स्ट हमारा, वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट वी फाइंड स्टार्स मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ appears motionless. We know it by the name of pole star, ध्रुव तारा. The pole star has been used to know the direction for a long time. So हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, अपने एक्सिस पे ही रोटेट करता है, जैसे कि ये यहाँ अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है। ठीक, तो ये
वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो बाकी जो स्टार्स होते हैं, बाकी स्टार्स अर्थ के अराउंड रोटेट करते हैं, वो स्टार्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। मतलब ये हमारा अर्थ वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो स्टार्स ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। एक स्टार जो हमेशा नॉर्थ में होता है, जो हमें मोशन नहीं दिखाई देता, मतलब मोशन नहीं करता, एक ही जगह पे रहता है, एक्सिस पे रहता है बिल्कुल। ये जैसे कि इस तरह ये अर्थ है, ये एक्सिस है, और इसे बिल्कुल एक्सिस पे ये स्टार है, इसको बोलते हैं पोल स्टार, इसको हम बोलते हैं पोल स्टार, जिसको हम ध्रुव तारा भी कहते हैं। पोल स्टार को लंबे समय तक लिए डायरेक्शन जानने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि पोल स्टार हमेशा नॉर्थ पे होता है। तो उस पोल स्टार को जानने के बाद लोग पता लगा सकते थे कि कौन सा डायरेक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंग ही अपना रास्ता बदलते जाते थे, उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता बदल पाते थे। बस if we observe, we can find some star group forming some shapes. The group of stars is called constellation. All the stars of the constellation always remain together, so the shape of the constellation remains same. So हम ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ स्टार्स मिल के शेप बनाते हैं, और उस स्टार्स के ग्रुप को बोलते हैं हम कॉन्स्टेलेशन। कॉन्स्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। सो कॉन्स्टेलेशन जितने भी स्टार्स होते हैं वो हमेशा अपने उनका पोजीशन फिक्स रहता है, उस कॉन्स्टेलेशन पे बाकी स्टार का पोजीशन फिक्स रहता है, तो उनका जो शेप होगा कॉन्स्टेलेशन वो बिल्कुल सेम रहेगा, वो फिक्स रहेगा। ये बिग सप्तऋषि का डायग्राम है। Our ancestors have named them according to the shape they form, as a big Saptarishi, Ursa Major, the Great Bear, Laghu Saptarishi और लिटिल बियर, उर्सा माइनर या फिर ओरियन। सो हमें जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो जिस तरह ये कॉन्स्टेलेशन शेप फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टेलेशन में स्टार्स शेप फॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग, उस शेप के अकॉर्डिंग हमारे एंसेस्टर ने उनका नाम रखा है। जैसे कि बिग सप्तऋषि, उर्सा मेजर, ग्रेट बियर टाइप, लघु सप्तऋषि, लिटिल बियर, उर्सा माइनर कहते हैं इसको, ओरियन को हम हंटर, कालपुरुष भी कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर, इसका शेप ही कुछ ऐसा है, इसीलिए। द कॉन्स्टेलेशन विच कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड इज अ बिग सप्तऋषि। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बिग दीपर। दिस कॉन्स्टेलेशन हैज मेनी स्टार्स, आउट ऑफ विच 7 ब्राइट स्टार फॉर्म द शेप ऑफ अ क्वेश्चन मार्क और अ सॉसपैन। सो एक कॉन्स्टेलेशन सभी के पहचान सकते हैं, स्काई में एक कॉन्स्टेलेशन जो सभी पहचान सकते हैं वो है बिग सप्तऋषि। बिग सप्तऋषि को हम बिग दीपर भी कहते हैं। इस कॉन्स्टेलेशन बहुत से स्टार्स होते हैं, जिसमें 7 स्टार ब्राइट होते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क या फिर सॉसपैन की तरह शेप फॉर्म करते हैं। आउट ऑफ 7 स्टार्स 3 are on the handle of the saucepan and the other 4 are in the pan. So ये एक सॉसपैन शेप फॉर्म करते हैं, जिसमें 7 स्टार्स मिलके सॉसपैन शेप फॉर्म करते हैं, जिसमें 3 स्टार्स तो हैंडल में पाए जाते हैं। 3 स्टार्स हैंडल फॉर्म करते हैं सॉसपैन का, और बाकी जो 4 स्टार है वो पैन फॉर्म करते हैं। तो जो हैंडल में 3 स्टार हैं, उस हैंडल के अपर साइड में 2 स्टार्स होते हैं, जिस टॉप में, सॉसपैन के टॉप में 2 स्टार्स होते हैं, इसको बोलते हैं हम इंडिकेटिंग स्टार्स। और ये जो इंडिकेटिंग स्टार्स होते हैं ये पोल स्टार से जुड़े हुए होते हैं, एक लाइन की मदद से पोल स्टार से जुड़े होते हैं। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो, ये है बिग सप्तऋषि, ये पैन बन गया और इसका हैंडल बन गया। हैंडल पे ये 3 स्टार हैंडल मिलके हैंडल बना रहे हैं, और इसमें जो 2 स्टार हैं इसको बोलते हैं इंडिकेटिंग स्टार, और जो 2 इंडिकेटिंग स्टार्स हैं ये पोल स्टार से जुड़े हुए हैं, इसकी बात कर रहे हैं। सो हम कहाँ पहुँचे थे? हाँ, यहाँ पर। सो द लाइन जॉइनिंग देम पॉइंट टू द पोल स्टार। एक लाइन पोल स्टार को इंडिकेटिंग स्टार से ज्वाइन करती है। इन द स्मॉल सप्तऋषि ऑल 7 स्टार्स आर ब्राइट। स्मॉल सप्तऋषि में सारे 7 स्टार ब्राइट होते हैं, चमकते हैं। द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ अ हैंडल हियर, देयरफॉर सम टाइम इट इज ऑल्सो कॉल्ड ध्रुवा मत्स्या। हमने पढ़ा था इसको ध्रुव तारा भी कहते हैं, तो उस ध्रुव से ध्रुवा मत्स्या। सो पोल स्टार हैंडल के टॉप में होता है, इसीलिए इसको हम कभी कभार ध्रुवा मत्स्या भी कहते हैं। ओरियन इज ऑल्सो
Orion is also one of the main constellations seen in the sky, which has more bright shining stars than other constellations. The shape of this constellation is of a hunter, so it is also called the कालपुरुष. सो ओरियन भी एक मेन कॉन्स्टलेशन में एक है जो हमें स्काई देखने को मिलता है. इसमें बहुत सारे ब्राइट स्टार होते हैं. बाकी अदर कॉन्स्टलेशन मतलब और भी कॉन्स्टलेशन पाए जाते हैं, उसमें से ये वाले कॉन्स्टलेशन में बहुत से ब्राइट स्टार होते हैं. बहुत से स्टार होते हैं जो शाइन करते हैं, ब्राइट करते हैं, और ये एक हंटर शेप फॉर्म करता है. इसी इसको हम कालपुरुष भी कहते हैं. अब हम आंसर क्वेश्चन देखेंगे. Some stars which are bigger than the sun appear smaller to us. Why? कुछ स्टार जो हमारे सन से भी बड़े होते हैं ये हमें छोटे दिखाई देते हैं. क्यों? हमें रीज़न पता है, क्योंकि ये जो स्टार्स होते हैं ये हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं. इसका आंसर मैं लिखी हूँ ये. Some stars are bigger than the sun, but they appear smaller to us because they are very far away from the earth. कुछ स्टार सन से बड़े होते हैं लेकिन वे छोटे दिखाई देते हैं, हमें छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमारे अर्थ से बहुत दूर होते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा. वन स्टार इज 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ. व्हाट डज दिस मीन? अब 3.4 लाइट ईयर मतलब डिस्टेंस का रिप्रेजेंट करते हैं हम. मतलब उस स्टार से लाइट हमारे अर्थ तक 3.4 ईयर में पहुँचेगी. उस स्टार से लाइट हमारे अर्थ तक 3.4 ईयर तक पहुँचेगी. तो इसका मतलब क्या है पूछ रहे हैं. तो इसका आंसर भी है द स्टार इज 3.4 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ. इट्स मीन द लाइट ऑफ स्टार टेक्स 3.4 ईयर टू रीच द अर्थ. इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज 3.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. As 1 light year is equals to 9.46 into 10⁻12 किलोमीटर. सो स्टार 3.4 लाइट ईयर अवे हमारे अर्थ से. इसका मतलब कि उस स्टार से लाइट हमारे अर्थ तक 3.4 ईयर में पहुंचेगी. उस स्टार से लाइट हमारे अर्थ तक 3.4 ईयर में पहुंचेगी. और इसका जो डिस्टेंस होगा 3.4 इंटू 1 लाइट ईयर मतलब होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर. इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे. 3.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा डिस्टेंस. मतलब ये हमारे अर्थ से 3.4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर दूर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ वुड यू फाइंड द स्टार विच अपियर टू बी इन द नॉर्थ. आप उस स्टार कैसे पहचानोगे जो नॉर्थ में दिखाई देता है. तो ऐसे ही पता है जो नॉर्थ में होता हुआ है हमारा पोल स्टार. इसका आंसर भी है Pole star is a star which appear to be in the north, motionless and almost directly above the rotational axis of the earth. So pole star है जो नॉर्थ में पाया जाता है और ये मोशन नहीं करता और ये ऑलमोस्ट डायरेक्टली अबव जस्ट ऊपर होता है. जिस एक्सिस पे अर्थ रोटेट करता है उस एक्सिस जस्ट अबव पाया जाता है. जैसे मैंने डायग्राम बताई थी आपको. As the earth rotates, other stars also rotate, but pole star appear to be stand still. And no matter what season or time of night, it lead travelers in the north hemisphere. So, earth rotate करता है. So, earth जब rotate करता है अपने एक्सिस पे तो बाकी स्टार भी rotate करते हैं, उसका अपोजिट एक्सिस rotate करते हैं. लेकिन जो पोल होता है वो हमेशा उसी पॉइंट पे रहता है क्योंकि एक्सिस से प्रेजेंट होता है. इसीलिए कोई भी सीजन आए, कोई भी टाइम हो, ये ट्रैवलर्स को रास्ता बताता है. नॉर्थ हेमिस्फीयर का, नॉर्थ डायरेक्शन का रास्ता बताता है. सो अब नेक्स्ट टॉपिक हम प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे. टोटल 8 प्लैनेट होते हैं. प्लैनेट आर हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन लाइक ए स्टार. दे डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट. हाउएवर दे रिफ्लेक्ट द सनलाइट व्हिच फॉल्स ऑन देम एंड सो दे आर एज ब्राइट एज ए स्टार. सो प्लैनेट भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो स्काई में पाए जाते हैं. हमारे जैसे पाए थे हमारे स्टार पाए थे. ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड रोटेट करते हैं जस्ट लाइक स्टार. लेकिन स्टार के पास खुद की लाइट होती है, खुद की एनर्जी होती है जो कि वो कंटिन्यूसली लगातार एमिट करते रहते हैं, लगातार छोड़ते आते हैं.
वैसे उनके पास एनर्जी, खुद की एनर्जी लाइट नहीं होती, लेकिन फिर भी ब्राइट दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है, सूरज की रोशनी उनके ऊपर पड़ती है। उस सनलाइट को ये रिफ्लेक्ट करते हैं। उस समय जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो ये स्टार की तरह ब्राइट दिखाई देते हैं, स्टार की तरह ब्राइट दिखाई देते हैं। एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स already discovered Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn as they were visible into the naked sky. Uranus, Neptune and Pluto were discovered after discovery of the telescope. So जो हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न को डिस्कवर किया क्योंकि हम उसे अपनी खुली आंखों से देख सकते थे, ठीक है। लेकिन जो यूरेनस है, नेपच्यून है और प्लूटो, इनकी डिस्कवरी टेलीस्कोप के बाद हुई। इनकी डिस्कवरी टेलीस्कोप के बाद हुई। साथ दूर होगा क्योंकि ये दूर होते हैं, इसीलिए इसी डिस्कवरी टेलीस्कोप डिस्कवरी के बाद हुई। इन दिस वे इट वॉज believed that the sun has 9 planets. Each planet revolves around the sun in a fixed orbit. Now, after 76 years after its discovery, Pluto, due to some controversies, is not considered a planet. So now there are only 8 planets. So उसके अकॉर्डिंग मतलब पहले तो बाकी के प्लैनेट तो कितने हो गए? यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो 3। सो बाकी जो 6 प्लैनेट है बाकी हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ने उसको डिस्कवर कर लिया था। और बाकी यूरेनस, नेपच्यून और साथ में प्लूटो की डिस्कवरी टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 9 प्लैनेट होते हैं। लेकिन और सारे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं, किसी अपने फिक्स ऑर्बिट पे रोटेट करते हैं। फिर 76 ईयर के बाद डिस्कवरी के बाद प्लूटो को किसी कारण से प्लैनेट कंसिडर करने से मना कर दिया गया, ठीक है। उसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया गया, उस प्लैनेट श्रेणी से हटा दिया गया। तो अब सिर्फ प्लैनेट में सिर्फ 8, हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट हैं। कॉन्ट्रोवर्सी से बहुत से समस्या, उसके अगेंस्ट बहुत से एस्ट्रोनॉमर्स ने बहुत से कुछ कमेंट किए थे, इसीलिए बहुत से जो प्लैनेट होना चाहिए उसका डेफिनेशन उसे सूट नहीं कर रहा था, उसको फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए उसको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। इसलिए अब टोटल सिर्फ 8 प्लैनेट ही होते हैं। Some planets have satellite. Satellites are heavenly bodies which move around some other heavenly body. Moon is the natural satellite of the Earth. Jupiter, Saturn are the planets which have more than one natural satellite. So कुछ प्लैनेट के पास सैटेलाइट होते हैं, कुछ प्लैनेट के पास नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। सैटेलाइट्स ये भी हेवनली बॉडीज़ होते हैं जो स्वयं पाए जाते हैं, जो अदर हेवनली बॉडी के अराउंड रोटेट करते हैं। मतलब वो भी उस प्लैनेट के अराउंड, क्योंकि प्लैनेट भी तक हेवनली बॉडी है ना, तो उसके अराउंड वो भी रोटेट करते हैं सैटेलाइट। सो एक मून एक नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। साथ में जुपिटर, सैटर्न ये प्लैनेट है जिनमें एक से ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। जुपिटर, सैटर्न में एक से ज़्यादा सैटेलाइट पाए जाते हैं, इस कारण हम पढ़ेंगे। ये हमारा सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट। ये हमारा सन हो गया, सन के पास है मरकरी, उसके बाद है वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। सबसे बड़ा प्लैनेट वो है जुपिटर, उसके बाद उसका सेकेंड बिगेस्ट है, उसके बाद जो बड़ा है वो है हमारा सैटर्न। सो मरकरी इट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के जो नियरेस्ट प्लैनेट है वो है मरकरी। Usually it can't be seen due to the sunlight. It is the hottest planet as it is near to the sun. इसको हम यूजुअली देख नहीं पाते क्योंकि सनलाइट के कारण इसको देख नहीं पाते, क्योंकि ये प्लैनेट सन के बहुत पास है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए इसको हॉटेस्ट प्लैनेट कहते हैं। मोस्ट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी रिसेंबल टू दैट ऑफ अ मून एज इट्स डायमीटर एंड मास लाइक द मून। इट ऑल्सो डज नॉट हैव एनी एटमोसफियर एंड इट इज़ रॉकी एंड माउंटेन। इट डज नॉट हैव एनी नॉन सैटेलाइट। सो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी मोस्टली प्रॉपर्टी मून से मिलती जुलती है। इसका डायमीटर, इसका मास मून के जैसा ही है। जैसे मून के अराउंड कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, वैसे ही मरकरी के अराउंड भी कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। मून की तरह ये भी एक रॉकी और माउंटेन टाइप है।
इसके पास खुद की सैटेलाइट नहीं है। बताया गया था कुछ प्लैनेट के पास सैटेलाइट होती है, सो मरकरी के पास सैटेलाइट नहीं है। नेक्स्ट हमारा वेनस है। वेनस, इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन इन डिस्टेंस। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द हेवनली बॉडीज seen by us. Its brightness is due to the thick cloud in its atmosphere, which reflects back about 3/4 of the sunlight received by it. So मरकरी के बाद सेकेंड प्लैनेट आता है वो है हमारे सन के नियर सेकेंड प्लैनेट आता है वो है वेनस। और ये पूरे हेवनली बॉडीज में सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट होता है, सबसे ज़्यादा चमकने वाला प्लैनेट है ये। अब ब्राइटनेस क्यों होता है, सबसे ब्राइटेस्ट क्यों होता है, क्योंकि इसके जो अराउंड एटमोसफियर में थिक क्लाउड पाए जाते हैं। इसके एटमोसफियर में थिक क्लाउड पाए जाते हैं जो कि जितना भी सनलाइट उस पर पड़ती है, सूर्य की रोशनी जितनी भी उस पर पड़ती है उसके 3/4 को तो ये वापस रिफ्लेक्ट करता है। मतलब कि जितनी भी सनलाइट पहुंचती है वेनस पे उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो उसका 3 पार्ट को तो वापस ही रिफ्लेक्ट कर देता है। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा चमकता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट करता है। तो सारे प्लैनेट से ब्राइटेस्ट प्लैनेट यही है। It can be seen as a bright star at the horizon just before sunrise, just after sunset. इसको हम सूरज उगने के पहले, सूरज डूबने के बाद देख सकते हैं। सब सूरज उगने के पहले, सूरज डूबने के बाद जो ज़्यादा चमकने वाला स्टार है वो है हमारा वेनस। हालांकि ये स्टार नहीं है, ये प्लैनेट है, लेकिन हमें इस स्टार में जितने सब हमें सब चमकते हैं, सब स्टार्स होते हैं जो चमकते हैं, ठीक है। तो स्टार की तरह ये भी चमकता है स्काई में, इसलिए इसको ब्राइटेस्ट स्टार कहा गया है। यहाँ पर ब्राइटेस्ट स्टार की तरह दिखाई देता है सूरज उगने के पहले और सूरज उगने के बाद, वो है हमारा वेनस। इवन दो इट इज़ नॉट ए स्टार ड्यू टू द इट्स ब्राइटनेस इट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। रहने के लिए प्लैनेट है, लेकिन ये स्टार नहीं प्लैनेट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चमकता है, इसीलिए इसको हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, इवनिंग स्टार भी कहते हैं। मॉर्निंग स्टार इसलिए कहते हैं क्योंकि सूरज उगने के पहले दिखाई देता है, सूरज उगने के पहले ज़्यादा चमकने वाला स्टार है, सूरज ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और सूरज डूबने के बाद दिखाई देता है, सब ज़्यादा चमकता है, इसीलिए इसको इवनिंग स्टार कहते हैं। इट्स अ वॉल्यूम इज अबाउट द 4/5 of that of the Earth. Even when its diameter is nearly same, Venus does not have any satellite. So जो वॉल्यूम होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है अर्थ के 4/5 पार्ट के इक्वल होता है। मतलब कि अर्थ के वॉल्यूम को हम 5 पार्ट में डिवाइड करें तो उसके 4 पार्ट के वॉल्यूम के इक्वल होता है इसका वॉल्यूम। इसका डायमीटर ऑलमोस्ट सेम होता है अर्थ के। वेनस के पास भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती, कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। नेक्स्ट हमारा अर्थ। सो थर्ड नंबर पे आता है डिस्टेंस के बेस पे सन के, वो है हमारा अर्थ। No other planet is known to have a life other than the Earth. The Earth revolves around the Sun in 365.26 days. So किसी प्लैनेट में लाइफ नहीं पाया था, सिर्फ अर्थ में ही लाइफ पाई जाती है। तो अगर बोले जाए कौन से प्लैनेट में लाइफ पाई जाती है तो वो है हमारा अर्थ। अर्थ सन का चक्कर लगाता है 365.26 डे में, 365.26 डेज में ये चक्कर लगाता है। इट टेक्स 24 आवर टू रोटेट राउंड इट्स एक्सिस। और इसको अपने एक्सिस पे रोटेट करने के लिए 24 आवर लगते हैं, 24 घंटों में पूरा करता है। डेज एंड द नाइट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू इट्स रोटेशन। सो हमें जो डे और नाइट देखने को मिलता है, रात को हम सोते हैं, दिन उठते हैं, हम पता कर सकते सूरज की रोशनी आती है, ये इसके रोटेशन के कारण ही होता है। अर्थ इज इंक्लाइंड ऑन द इट्स एक्सिस ड्यू टू विच देयर आर चेंजेस इन सीजन। क्योंकि अर्थ अपनी ऑर्बिट एक्सिस पे रोटेट करता है, वहाँ पर पाया जाता है, तो इस सीजन में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं, सीजन में चेंजेस आते हैं, मानसून, विंटर के सब इसी कारण। अर्थ हैज़ वन नेचुरल सैटेलाइट, द मून। द मून रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ along with the earth. It revolves round the sun also. It reflects the sunlight which falls on it. Thus we can see only that part of the moon which faces us. So अर्थ के पास एक नेचुरल सैटेलाइट होता है, वो है मून। मून अर्थ के राउंड चक्कर लगाता है, साथ में अर्थ के अलाउंग भी चक्कर लगाता है। मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, साथ में
अर्थ के अराउंड भी चक्कर लगाता है। जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है तो इसके अराउंड चक्कर लगाएगा, और अर्थ सन के अराउंड भी चक्कर लगा रही है तो उसके अराउंड भी वो भी चक्कर लगाता है। इस तरह से सन के भी चक्कर लगा लेता है। It reflects the sunlight which falls on it. Thus we can see only that part of the moon which faces us. So ये सनलाइट जिस पड़ती है उसको भी ये क्या करता है, फेस करता है, उसको भी रिफ्लेक्ट करता है। सो जिस पे मून पे जो सनलाइट पड़ती है, जो जिस पार्ट मून के जिस पार्ट पे सनलाइट पहुंचती है उसी पार्ट को हम देख पाते हैं। इसी कभी आधा दिखाई देता है, कभी पूरा दिखाई देता है, इसी कारण ये भी लाइट की तरह सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो नेक्स्ट है हमारा मार्स। मार्स इज द नेक्स्ट इन द पोजीशन फ्रॉम द डिस्टेंस टू सन। इट अपीयर्स रेड इन कलर। तो फोर्थ पोजीशन पे आता है वो हमारा मार्स, और ये रेड कलर का दिखाई देता है। अगर प्लैनेट क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा प्लैनेट है जो रेड कलर दिखाई देता है, वो है मार्स। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रेड प्लैनेट। इसको हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। इट कैन बी सीन मोस्टली एवरी डे थ्रू आउट ऑफ द ईयर फ्रॉम द अर्थ। इट्स रेडियस इज अ लिटल बिगर दैन हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, बट इट्स वॉल्यूम इज 1/9 ऑफ द अर्थ वॉल्यूम। सो इसको मोस्टली हम रोज़ देख सकते हैं, क्योंकि रेड कलर दिखाया था, हम अर्थ से रोज़ देख सकते हैं, पूरे ईयर हम हर रोज़ देख सकते हैं इसको। इसका जो रेडियस होता है, ये हमारे अर्थ की रेडियस को अगर हाफ कर दें, अर्थ की रेडियस को आधा कर दें तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसका रेडियस। लेकिन इसका जो वॉल्यूम होता है ये अर्थ के वॉल्यूम के 1/9 के इक्वल होता है। मतलब कि अर्थ के वॉल्यूम को हम 9 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसका 1 पार्ट की तो उसके 1 पार्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा। उसके अर्थ के 1 पार्ट के वॉल्यूम के इक्वल होगा इस मार्स का वॉल्यूम। There is no strong evidence of the presence of water and life on this planet, but astronomers are researching about it. Mars has two natural satellites. So इसका वजह से कोई एविडेंस, कोई प्रूफ नहीं मिला है कि वहाँ पानी और लाइफ, वाटर एंड लाइफ पाए जाते हैं, जीवन और पानी पाया जाता है प्लैनेट पे अभी भी। लेकिन एस्ट्रोनॉमर्स अभी भी रिसर्च कर रहे हैं। मार्स में 2 नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, वो हैं मून ही हैं, 2 मून पाए जाते हैं मतलब वहाँ। जुपिटर, नेक्स्ट प्लैनेट हमारा जुपिटर। सो 5th क्वेश्चन पे आता है जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट ऑफ द प्लैनेट। इट्स वॉल्यूम इज मोर देन द टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल द अदर प्लैनेट। सो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है। इसका जो वॉल्यूम है, अगर हम पूरा सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, सारे प्लैनेट की वॉल्यूम हम सम कर दें, टोटल निकालें, तो जो वॉल्यूम निकलेगा वो हमारे जुपिटर का वॉल्यूम के इक्वल होगा। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज मोर दैन द सम टोटल ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द अर्लियर 4th प्लैनेट। सो इसका जो डिस्टेंस है, जुपिटर के बाद जितने भी प्लैनेट मिले हैं सन के नियर, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, उन सब के डिस्टेंस को सम करें तो जो डिस्टेंस निकलेगा उस उतना डिस्टेंस और अर्थ के, मार्स के और डिस्टेंस के बाद हमें जुपिटर मिलता है, तो के बाद जुपिटर होता है। द अमाउंट ऑफ लाइट एंड द एनर्जी रीचिंग दिस प्लैनेट इज लेस दैन द अमाउंट ऑफ रीचिंग अर्थ एंड मार्स। तो जितने अमाउंट पे सनलाइट हमारे अर्थ और मार्स पे पहुंचती है, उससे बहुत ही कम अमाउंट पे लाइट इस प्लैनेट पे पहुंचती है, जुपिटर पे पहुंचती है। बट दिस प्लैनेट इज ब्राइटर दैन अदर प्लैनेट एक्सेप्ट वेनस एक्सेप्ट मार्स। लेकिन ये जो प्लैनेट है बाकी प्लैनेट से ब्राइटर है, बाकी प्लैनेट से चमकता है, सिर्फ वेनस से छोड़ के, वेनस से ज़्यादा चमकता है। कभी कभार मार्स को कंसिडर कर सकते हैं, कभी कभार। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स डेंस एटमोसफियर विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट इट रिसीव। जुपिटर हैज़ 28 नोन नेचुरल सैटेलाइट। सो ये बाकी प्लैनेट से ब्राइटर है एक्सेप्ट वेनस और कभी कभार मार्स से छोड़ के, क्योंकि इसका जो एटमोसफियर है डेंस है, रिगार्ड समझो बहुत ज़्यादा डेंस इसका एटमोसफियर, इसीलिए क्योंकि इसका एटमोसफियर बहुत ज़्यादा डेंस है तो जितनी भी सनलाइट रिसीव करता है इसको ये रिफ्लेक्ट कर देता है, इसीलिए बाकी प्लैनेट से ये ज़्यादा ब्राइटर दिखाई देता है। जुपिटर में टोटल इसमें 28 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं। जुपिटर में 28 नेचुरल सैटेलाइट पाए जाते हैं, मतलब वहाँ पर 28 मून होंगे।
नेक्स्ट है हमारा सैटर्न। सो दिस इज द 6th planet from the sun. Its distance from the sun is about twice the distance of the Jupiter. सो नेक्स्ट पोजिशन पे आता है हमारा 6th पोजिशन पे, वो है हमारा सैटर्न। इसका जो डिस्टेंस है, ये जितना डिस्टेंस पे जुपिटर है, सन से लेके जुपिटर तक जितना डिस्टेंस है उसे जस्ट डबल करेंगे तो हमें सैटर्न मिलेगा। उससे डबल डिस्टेंस पे सैटर्न होता है। इट्स अ वॉल्यूम एंड नेचर इज सेम एज जुपिटर बट इट्स इज कोल्डर दैन द जुपिटर। इसका जो वॉल्यूम और इसका जो नेचर है जुपिटर का, जो सैटर्न का, ये बिल्कुल जुपिटर की तरह ही, जुपिटर के जैसा ही है, जुपिटर जैसा ही है, जुपिटर के सेम है। लेकिन जुपिटर से ये ज़्यादा ठंडा होता है, कोल्डर होता है, बिकॉज ऑफ द 3 रिंग अराउंड इट, क्योंकि इसके अराउंड 3 रिंग पाए थे। कितने रिंग पाए थे? 3 रिंग। अब क्वेश्चन पूछा जाए सैटर्न के अराउंड कितने रिंग होते हैं, तो आंसर आएगा 3 रिंग होते हैं। इसके साथ ज़्यादा ब्राइट सुंदर दिखता है, ये बाकी प्लैनेट से ज़्यादा सुंदर दिखता है। दिस रिंग्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। और इस रिंग को हम टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। और इसमें सैटर्न में 30 सैटेलाइट पाए जाते हैं, 30 सैटेलाइट पाए जाते हैं, और 30 मून पाए जाते हैं वहाँ। नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन आता है यूरेनस। दिस इज द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ द सैटर्न फ्रॉम द सन। इट हैज़ 21 नोन सैटेलाइट। सो इन सबको तो सैटर्न तक जितने प्लैनेट हैं, सारे प्लैनेट को हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर ने डिस्कवर किया था। लेकिन जो यूरेनस और नेपच्यून है, इनकी डिस्कवरी टेलीस्कोप की डिस्कवरी के बाद हुई। तो सबसे पहले टेलीस्कोप की मदद से हमने यूरेनस प्लैनेट को डिस्कवर किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा प्लैनेट सबसे पहले टेलीस्कोप की मदद से डिस्कवर किया है, वो है हमारा यूरेनस। इसका डिस्टेंस होता है सन से ये सैटर्न तक के डिस्टेंस के जस्ट डबल होता है। और इसमें टोटल 21 सैटेलाइट पाए जाते हैं, 21 मून पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा नेपच्यून। दिस इज द 8th planet फ्रॉम द सन। इट हैज़ 8 सैटेलाइट बिकॉज ऑफ बीइंग फार अवे फ्रॉम द सन। इट इज़ द कोल्डेस्ट प्लैनेट। अब 8 पोजिशन पे आता है वो हमारा नेपच्यून, और इसमें 8 सैटेलाइट होता है। इसमें 8 सैटेलाइट होता है, 8 सैटेलाइट। क्योंकि ये हमारे सन से बहुत ज़्यादा दूर है, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा कोल्डेस्ट प्लैनेट, सबसे ज़्यादा ठंडा प्लैनेट यही है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो है हमारा नेपच्यून। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर क्यों नहीं किया जाता है, तो उसका रीज़न ये है कि प्लैनेट के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, उस क्राइटेरिया को जो फॉलो करते हैं वो प्लैनेट है, और उस प्लैनेट के क्राइटेरिया को ये प्लूटो फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको प्लैनेट कंसिडर नहीं किया था। सो अब पढ़ते हैं। कंपेयर टू द प्लैनेट दिस ऑब्जेक्ट इज फारदेस्ट about 39.5 times more than the distance of the earth from the sun, and it is the smallest in size। तो पहला रीज़न है क्योंकि जो प्लैनेट है बाकी प्लैनेट के कंपेयर में जो प्लूटो है ये 39.5 टाइम और ज़्यादा दूर था, बहुत दूर था, और साथ में इसका साइज बहुत छोटा था और बहुत दूर था। द लाइट फ्रॉम द सन रिच हियर इन 32 आवर। और सूरज से लाइट इस प्लूटो पे 32 आवर में पहुँचती है, 32 आवर में पहुँचती है। फॉर मैनी ईयर देयर हैड बीन डिस्कशन ऑन प्लूटो बीइंग अ प्लैनेट। ऑन 24 अगस्त 2006 एट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी Czechoslovakia, the definition of a planet was determined। सो बहुत सालों बाद प्लूटो पे डिस्कशन के बाद प्लूटो के प्लैनेट होने के डिस्कशन के बाद 24 अगस्त 2006 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ एस्ट्रोनॉमी ने मीटिंग की थी, ठीक है। उस मीटिंग में प्लैनेट की डेफिनेशन दिया गया था, और जो इस प्लैनेट की डेफिनेशन को फॉलो करता है वो ऑब्जेक्ट प्लैनेट है। सो प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए, रिवॉल्व तो करते हैं प्लूटो भी। सेकेंड, विच हैज़
दैट मच वॉल्यूम दैट इट टेक्स अ स्फेरिकल शेप ड्यू टू ग्रेविटी। उस पर उतना वॉल्यूम होना चाहिए जिससे उसका वॉल्यूम उतना होना चाहिए जिससे उसकी जो स्फेरिकल जो ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के कारण उसका शेप स्फेरिकल हो जाए, उतना उसका वॉल्यूम होना चाहिए। तीसरा, ये अपनी ही ऑर्बिट पे रिवॉल्व करे। फोर्थ, नो अदर हेवनली बॉडीज इन दी ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट पे जो प्लैनेट है रिवॉल्व कर रहा है ऑब्जेक्ट, उस ऑर्बिट पे और कोई बॉडी हेवनली बॉडी रिवॉल्व ना करे। ये था, ये 4 क्राइटेरिया थे। सो नाउ द क्वेश्चन अराइज व्हाई प्लूटो इज नॉट प्लैनेट। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों प्लूटो प्लैनेट नहीं है। प्लूटो रिवॉल्व्स अराउंड द सन being very small and having less volume. It is not perfectly round. क्योंकि प्लूटो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, इसीलिए इसको हमने प्लैनेट कंसिडर किया था। लेकिन सन के अराउंड तो रिवॉल्व तो करता है, ऐसे बहुत से मेटेओर और बहुत एस्टेरॉइड होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, साथ ही इसका वॉल्यूम बहुत ही कम है, जिसके कारण ग्रेविटेशन फोर्स के कारण इसका शेप परफेक्टली राउंड नहीं है। और ये इलिप्टिकल ऑर्बिट पे मूव करता है। इट कट्स नेपच्यून ऑर्बिट एंड एंटर इनसाइड इट। मतलब बाकी सब प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करते हैं, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है, मतलब इस तरह का। ऐसा करते करते ये नेपच्यून की ऑर्बिट पे एंटर कर जाता है। जिस ऑर्बिट पे नेपच्यून रोटेट करता है उस ऑर्बिट पे ये प्लूटो पहुंच जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल the other planet revolve around the sun in the same plane, but Pluto makes an angle 70 degree. इसके अलावा बाकी प्लैनेट सन के बिल्कुल प्लेन के अराउंड रोटेट करते हैं। मतलब हमारा सन है तो इसी प्लेन पे बाकी सब प्लैनेट रिवॉल्व करेंगे, लेकिन जो प्लैनेट था इस सन से 70 डिग्री एंगल पे रिवॉल्व करता था। यह था दूसरा रीजन। बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्लूटो हैज़ बीन प्लेस्ड आउटसाइड द ग्रुप ऑफ प्लैनेट, इट इज़ नोन एज अ स्यूडो प्लैनेट। इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। इन सभी के कारण प्लूटो को प्लैनेट कंसिडर नहीं किया था और इसे हमारे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया, और इसीलिए इसको स्यूडो प्लैनेट भी कहते हैं, इसको ड्वार्फ प्लैनेट भी कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है, रिकॉग्नाइज द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन। द बिगेस्ट प्लैनेट, हमने पढ़ा था बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है, सबसे बड़ा पूरे हमारे सोलर सिस्टम सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। तो आंसर है जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द प्लैनेट विच हैज़ लाइफ। कौन से प्लैनेट में लाइफ है। मैंने क्वेश्चन बताया था, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से प्लैनेट में लाइफ है तो वो है हमारा अर्थ। इसका आंसर आएगा अर्थ। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, तो अगर हमारे सोलर सिस्टम में कौन सा प्लैनेट सबसे ज़्यादा ब्राइट है, सबसे ज़्यादा चमकता है, वो है वेनस। द रेड प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में रेड कलर का प्लैनेट कौन सा है जो हमें पूरे साल में हर रोज़ दिखाई देता है, वो है मार्स। इसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। द फर्स्ट प्लैनेट डिस्कवर्ड विद द टेलीस्कोप। सो फर्स्ट प्लैनेट जो टेलीस्कोप में से डिस्कवर किया गया था वो है यूरेनस। द प्लैनेट विथ 3 रिंग, कौन से प्लैनेट के अराउंड 3 रिंग पाए जाते हैं, 3 रिंग, वो सैटर्न। इसलिए बहुत ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत सुंदर दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्लैनेट विथ 8 सैटेलाइट। कौन सा प्लैनेट में 8 सैटेलाइट पाए जाते हैं। सो आंसर है नेपच्यून। नेपच्यून के अराउंड 8 प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं। हो गया टॉपिक हमारा एस्टेरॉइड। These are some bodies which revolve around the sun in an orbit between Mars and Jupiter. Asteroid is said to be that part of the matter which could not take the shape of the planet due to some reason. So asteroids small bodies होते हैं जो कि सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसका जो ऑर्बिट है ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में आता है इसका ऑर्बिट, और उस ऑर्बिट पे सन के अराउंड चक्कर लगाता है। क्योंकि एस्टेरॉइड किसी मैटर का पार्ट है जो प्लैनेट का शेप नहीं ले पाया, किसी रीज़न के कारण प्लैनेट का शेप नहीं है, इसलिए हम प्लैनेट कंसिडर नहीं करते, ये प्लैनेट नहीं है, इसको एस्टेरॉइड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉमेट। कॉमेट्स को हम धूमकेतु भी कहते हैं। कॉमेट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज विच रिवॉल्व
अराउंड द सन, ये इसकी स्मॉल हेवनली बॉडीज पाए होते हैं जो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। इसका पाए जाने वाले जो चक्कर लगाते हैं, वी कैन सी दैम ओनली व्हेन दे आर वेरी नियर टू सन। इसको हम तभी देख पाएंगे जब ये सन के बहुत ज़्यादा पास हो। इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज स्मॉल ब्राइट हेड एंड विथ अ लॉन्ग टेल। आगे इसको देख, इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो इसका स्मॉल हेड। ये इसका जो हेड है ये स्मॉल है, साथ में इसका जो टेल है ये बहुत लंबा है। ये रहा बहुत लंबा दिख रहा है, ये इसका हेड, बाकी सब इसका टेल है। द टेल ऑफ द कॉमेट ऑलवेज पॉइंट अवे फ्रॉम द सन। और इसको कॉमेट जो टेल होता है, ये कुछ इसका टेल यह सन से दूर होता है। तो सन इधर है तो ये दूर हो, इस तरफ होगा। यूजुअली द कॉमेट इज सीन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब फिक्स इंटरवल टाइम के बाद हमें कॉमेट दिखता है। मतलब फिक्स इंटरवल टाइम के बाद कॉमेट हमारे अर्थ के पास आता है, हमारे सन के पास आता है तो हम दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल हेलिस कॉमेट। हेलिस कॉमेट एक कॉमेट है जो कि 76 ईयर में दिखाई देता है। सो लास्ट टाइम ये 1986 में दिखाई दिया था। 1986 में दिखाई दिया था हेलिस कॉमेट। और ये हर 76 ईयर में दिखाई देता है। नेक्स्ट है मेटियोर्स एंड मेटेरॉइड्स। Sometimes during dark night, you may see bright line of light in the sky. Some call these a shooting star or falling star, but they are not a star; they are meteors. कभी का हम डार्क नाइट में ब्राइट लाइन देखने मिलता है। ब्राइट लाइट कुछ चमकती हुई चीज़ें जो लाइन आती है, ठीक है, लाइट की, ये हमें देखने मिलता है। जिसको कुछ लोग शूटिंग स्टार कहते हैं या फॉलिंग स्टार कहते हैं, पर टूटता और तारा कहते हैं। लेकिन ये कोई स्टार नहीं है, ये मेटियोर्स हैं। मेटियोर्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये भी स्मॉल हेवनली बॉडीज़ हैं, मतलब छोटे स्मॉल होते हैं। और हेवनली बॉडी है क्योंकि हेवनली बॉडीज मतलब कि स्काई में पाए जाते हैं। हेवनली बॉडीज है क्योंकि सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। व्हेन दिस बॉडीज एंटर द अर्थ्स एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड, दे बर्न अप टू ड्यू टू फ्रिक्शन एंड दे अपीयर एज अ ब्राइट लाइट इन द स्काई। और कभी कभार, और जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं मेटियोर्स बहुत ही हाई स्पीड के साथ, तो ये फ्रिक्शन कारण ये जलने लगते हैं। जलने वो धीरे टूटने लगते हैं, ब्रेक होने लगते हैं। तो उसको देख के ऐसा लगता है, तो इसको देख के हमें ब्राइट लाइट की तरह दिखता है कि कुछ ब्राइट लाइट है जो गिर रहा है। अभी इसे टूटता तारा कहते हैं, लोग इसी चीज़ को टूटता तारा कहते हैं, क्योंकि अब स्टार की तरह जो चमकते हैं। ये हालांकि स्टार नहीं है, ये ब्राइट हाई स्पीड के कारण फ्रिक्शन के कारण जलने लगता है और हमारे सर अर्थ के नियर पास आने लगता है, ठीक है। तो ये ब्राइट लाइट का दिखाई देता है। ये हमारे मेटियोर्स। सम मेटियोर्स डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली। अब कुछ ऐसे मेटियोर्स भी होते हैं जो कम्प्लीटली बर्न नहीं करते, तो कम्प्लीटली बर्न कर जाता है। कुछ मेटियोर्स होते हैं जो कम्प्लीटली बर्न नहीं करते एटमोसफेयर में, एंड सब पार्ट ऑफ इट्स फॉल ऑन। और इसका कुछ पार्ट क्योंकि कम्प्लीटली बर्न नहीं हुआ है, कम्प्लीट जला नहीं है, तो हमारे अर्थ में गिर जाता है बिना जले। दिस अनबर्न्ड बॉडीज आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स। जैसे हेवनली बॉडीज़ को हम अनबर्न्ड हेवनली बॉडीज़ को हम मेटेरॉइड्स कहते हैं। सो आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी।